हाय एवरीवन। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने इस बार यूपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन देखा होगा। तो जो लोग भी अप्लाई करने वाले हैं, तो अगर आपके मन में कास्ट सर्टिफिकेट या फिर रिजर्वेशन के रिगार्डिंग डाउट्स हैं, तो वो मैं इस वीडियो में एड्रेस करूंगा। और साथ में कुछ क्रूशल चेंजेस भी हुए हैं इस बार के नोटिफिकेशन में, उस पर भी हम थोड़ा सा लाइट डालेंगे। सो बिना देरी करे हुए लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो कास्ट सर्टिफिकेट यूपीएससी 2025 के लिए काफ़ी एसेंशियल है अगर आपको रिजर्वेशन अवेल करना है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा, और साथ में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको ये भी जानना होगा कि अगर आप कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट जो आप अप्लाई करेंगे वो सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कुछ कास्ट जो हैं वो स्टेट में उनको रिजर्वेशन अवेल होता है, लेकिन अगर वही हम सेंट्रल में देखें तो फिर उसमें रिजर्वेशन नहीं होता है। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि हम सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट्स पे ही रिलाई करें। हमें पता है कि रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मिलता है, पर ओबीसी में भी हमें सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए मिलता है, तो हमें नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। सर्टिफिकेट जो है बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, उसका रेगुलर रिन्यूअल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डेट्स भी डिस्कस करेंगे कब से कब का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। और सर्टिफिकेट में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे कि आपका नाम जो आपके आधार में है या फिर आपकी 10th की मार्कशीट में है, वही नाम आपका सर्टिफिकेट में होना चाहिए। ये नहीं कि आप सर्टिफिकेट में अपनी कास्ट को या फिर आगे कुमार वगैरह लगा दें। तो चलिए हम लोग एक-एक डिटेल को बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले कि कौन-सी कास्ट सेंट्रल रिज़र्वेशन के लिए एप्लीकेबल होंगी। तो उसके लिए हमें एनसीबीसी की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके हमें कुछ ऐसा पेज हमें दिखेगा, हमें यहाँ पे जाके चेक करना होगा कि हम कौन-सी स्टेट से हैं। उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कास्ट को देख सकते हैं, जो सेंट्रल रिज़र्वेशन के लिए, सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं। बाकी एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी कुछ रिज़र्वेशन रूल्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। अब हम सबसे पहले डील करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। तो जो सीएससी 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको जो है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है और साथ में उनको एक इनकम सर्टिफिकेट देना है। अब इनकम सर्टिफिकेट जो होगा, वो 3 फाइनेंशियल ईयर्स का होना चाहिए प्रीसीडिंग। तो आपका 2021, 2022 का, 2022, 23 का, 23 और 24 का। और उसकी इशुएंस डेट जो है, वो जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसके बाद होनी चाहिए। एंड अप टिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लास्ट डेट जो आपकी है, जो कि 11 फरवरी 2025 है। तो आपका 1/4/2024 से 11 फरवरी 2025 तक आपको ये फॉर्म जो है इशुएंस डेट होनी चाहिए आपकी। अब हम समझते हैं कि ये फॉर्म बनाने में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगेंगी, वो क्या होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने फॉर्म बनवा लिया है और बाद में ये पता चलता है कि अगर आप ओबीसी एनसीएल में बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपका जो है फॉर्म कैंसल कर दिया जाएगा और फिर आपको अगर आप जनरल को क्वालिफाई कर रहे होंगे, फिर भी आपको जनरल की सीट नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये इंश्योर करना है कि अगर आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, करेक्ट अथॉरिटीज़ से होना चाहिए, करेक्ट नेम होना चाहिए और साथ में करेक्ट क्राइटेरिया से बनाया हुआ हो। इसलिए हम एक-एक क्राइटेरिया को क्रूशियली पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि सोशल एलिजिबिलिटी में जो कास्ट है, वो हम यहाँ से चेक कर लेंगे। तो ये मैंने इसको आपको टैब दिखा भी दिया है। तो यहाँ से चेक करने के बाद फिर हमें देखना होगा कि क्या-क्या क्राइटेरियाज़ हैं। तो ओबीसी एनसीएल का जब हम लोग बनवाते हैं, तो फिर उसमें जो इनकम देखी जाती है, वो एग्रीकल्चर और फार्मिंग की इंक्लूड नहीं होती है। इनफैक्ट आपकी सर्विस की इनकम जो होती है, आपकी जो सैलरी होती है पेरेंट्स की, वो भी नहीं इंक्लूड होती है। बाय इनकम आई मीन पेरेंटल इनकम, नॉट फैमिली इनकम, नॉट योर इनकम, ओनली योर पेरेंट्स इनकम। और पेरेंट्स इनकम में उनकी सैलरी, अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, और एग्रीकल्चर और फार्मिंग इनकम ये नहीं उसमें इंक्लूड होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं अगर आपके पेरेंट्स जो हैं गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हैं, तो क्या क्राइटेरिया होने वाला है। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हैं, तो अगर वो ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर हैं बिफोर द एज ऑफ 40, ये तो वो आप क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। और अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड नहीं हैं, तो फिर अगर उनकी एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से ऊपर है, तो आप जो है क्रीमी लेयर ओबीसी में आ जाएंगे। आपको फिर सर्टिफिकेट अवेल नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि आपके स्टेटस ऑफ पेरेंट देखा जाएगा, आपका नहीं। अगर आप सर्विस कर रहे हैं, तो आपकी इनकम नहीं काउंट होगी। अगर आपके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं और उन्होंने बिफोर द एज ऑफ 40 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से क्लास 1 ऑफिसर हैं, तो आप जो है क्रीमी लेयर में आ जाएँगे और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आपके दोनों पेरेंट्स एज ऑफ 40 के पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्लास 2 सर्विस में हैं, इसमें बोथ द पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है। 1 पेरेंट है, तो आप क्रीमी लेयर में नहीं कंसिडर होंगे, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स आपके क्लास 2 ऑफिसर्स हैं बिफोर एज 40 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, तो आप एप्लीकेंट जो है वो कंसिडर हो जाएगा क्रीमी लेयर में, नॉट अवेलेबल फॉर रिजर्वेशन।
तो फिर अब नॉन क्रीमी लेयर में आएगा कौन? तो फिर नॉन क्रीमी लेयर में अगर आपके पेरेंट डायरेक्टली रिक्रूटेड नहीं है या फिर आपके पेरेंट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, तो आप जो है नॉन क्रीमी लेयर में फॉल करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स एम्प्लॉयड नहीं है गवर्नमेंट के और आपकी इनकम लिमिट, आपकी जो पेरेंटल इनकम जो है वो विद इन लिमिट है, तो आप नॉन क्रीमी लेयर कंसिडर करेंगे। जैसे मैंने बताया कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात हुई थी, इसमें एंट्री कैडर पोस्ट की बात होती है। सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम नहीं कंसिडर किया हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी या वेल्थ लिमिट भी ऐसी कुछ होती है क्या? ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट पाने के लिए। ऐसी कोई प्रॉपर्टी या लैंड लैंड ओनरशिप क्राइटेरिया नहीं है, जैसा कि हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस में होता है, तो यहाँ पे नहीं है। एक चीज़ और हमें इम्पोर्टेंट देने वाली है कि अगर आपके पेरेंट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो जो एनुअल इनकम होगा, वही मेन जो क्राइटेरिया होता है, पर जो इनकम है फ्रॉम अदर सोर्सेज़ उसको भी कंसिडर करना होगा और दोनों सेपरेटली जो है 8 लाख के अंडर होने चाहिए, पिछले 3 साल में। किसी भी 3 साल में से किसी भी कंसेक्यूटिव ईयर्स में अगर 8 लाख के ऊपर जा रहा है, तो फिर आप भले ही आपका लास्ट ईयर में नहीं हो, तो भी आप जो है कंसिडर नहीं किए जाएँगे। और ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है, तो फिर उसमें जो सैलरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, आपकी ग्रुप देखकर ही बता दिया जाएगा कि आप एप्लीकेबल होगे या नहीं होगे, क्योंकि सैलरी इसमें इंक्लूड नहीं होती है। हाँ, अगर आपके पेरेंट ग्रुप सी या ग्रुप डी में है, पर दूसरी इनकम उनकी जो अदर सोर्सेज़ से है, वो 8 लाख के ऊपर है, तो फिर आप नहीं कंसिडर होंगे। नहीं तो अगर आपके पेरेंट्स ग्रुप सी, ग्रुप डी में है, पर एनुअल इनकम जो है मोर देन 8 लाख है, तो भी वो आप नॉन क्रीमी लेयर में ही आएँगे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अब दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस को भी रिज़र्वेशन मिलता है। अब उनकी क्राइटेरिया थोड़ी डिफरेंट है। उसमें जो आपको अगर अपना इनकम सर्टिफ़िकेट देना है, वो सिर्फ़ 1 प्रीसीडिंग ईयर का होना चाहिए। अनलाइक ओबीसी, वहाँ पे आपको 3 प्रीसीडिंग ईयर का देना था। 2021, 2022, 2023। इसमें सिर्फ़ 2023 वाला फाइनेंशियल ईयर यानी 2023 से 2024 तक। और वो आपका इश्यू होना चाहिए सेम डेट है जैसे आपकी ओबीसी में थी, आफ्टर 1/4/2024, 11 फरवरी 2025 के पहले आपको ये बनवा लेना है। आप कोशिश करिए जितना ज़्यादा लेटेस्ट होगा, रीसेंट होगा, उतना आपके लिए अच्छा है और इश्यूएंस अथॉरिटी भी जितनी हायर हो, उतना ज़्यादा बेटर है। मैं अभी इश्यूएंस अथॉरिटी की बात करूँगा कि कौन इश्यू कर सकता है। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्राइटेरिया है। आप जनरल कैटेगरी के होने चाहिए। यू शुड नॉट बी कवर्ड अंडर रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी। अब आपकी इनकम लिमिट जो है यहाँ पे भी ये लेस देन 8 लाख होनी चाहिए, पर ये इनकम लिमिट अलग है। ये इनकम लिमिट है फैमिली इनकम। वहाँ पे हमारे ओबीसी में जो इनकम थी, वो पेरेंटल इनकम थी, यानी कि आपकी इनकम नहीं जुड़ेगी, इसमें आपकी इनकम जुड़ेगी और इसमें एग्रीकल्चर की भी इनकम जुड़ेगी, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सक्लूड था। साथ में यहाँ पे लैंड एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप भी है, वहाँ पे लैंड और प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं था। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड आपका 5 एकड़ से या 5 एकड़ से ज़्यादा है, तो आप नहीं एप्लीकेबल हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। रेजिडेंशियल फ्लैट आपका 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए और अगर प्लॉट है रेजिडेंशियल नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज़ में तो 100 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए और अगर नॉन नोटिफाइड में है तो फिर 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। यहाँ पे फैमिली जैसे मैंने बताया फैमिली इनकम देखी जाएगी, तो फैमिली जो आपको भी इंक्लूड किया जाएगा, आपके पेरेंट्स को भी, अगर आपका कोई सिबलिंग है जो बिलो 18 ईयर्स है तो उसको और आपका स्पाउस और चिल्ड्रन की। अब ओबीसी में आपके स्पाउस की इनकम नहीं देखी जाएगी, इसमें आपकी इनकम और आपके स्पाउस दोनों की इनकम देखी जाएगी। आपके चिल्ड्रन अगर बिलो 18 ईयर्स हैं, आपके सिबलिंग्स बिलो 18 ईयर्स हैं और आपके पेरेंट्स सबको देखा जाएगा। अब एक चीज़ हमें देखनी है कि अ, जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है, वो 1 अप्रैल 2024 के बाद होनी चाहिए। अब आपको अगर सर्टिफिकेट इश्यू करवाना है और अगर आप अनश्योर हैं, तो आप अपने डीएम ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जाएँगे सर्टिफिकेट बनवाने, तो हो सकता है उनके पास आपके तहसील में जो है सर्टिफ़िकेट जो वहाँ पे अवेलेबल हो, वो फ़ॉर्मेट में ना हो, क्योंकि उनके पास हो सकता है स्टेट वाला रिज़र्वेशन वाला सर्टिफ़िकेट हो। तो इसलिए आप उस फ़ॉर्मेट को अगर आपको बाद में डाउट है कि ये सेंट्रल के लिए वैलिड होगा या नहीं होगा, तो आप जाके एक बार डीएम ऑफ़िस जा सकते हैं और वहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं। नहीं तो एक परफ़ॉर्मा मैं अभी आपको दिखाऊँगा, आप उस परफ़ॉर्मा को प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, उसको फिल करवा सकते हैं। और एक हेल्पलाइन नंबर भी यूपीएससी ने दिया है जिसमें आप कॉल कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ एडिशनल डाउट्स हैं। और अगर आपको अपना सर्टिफ़िकेट जल्दी से प्रोसेस करवाना है, तो आप कुछ लोकल सर्विस सेंटर्स होते हैं, जैसे राजस्थान में ई-मित्रा है, वैसे ही अलग-अलग आपके एरियाज़ में सर्विस सेंटर्स होंगे, वहाँ पे आप जाके जल्दी से अपना सर्टिफ़िकेट प्रोसेस करवा सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं और अपना फॉर्म कंप्लीशन कर सकते हैं। तो आपको अपडेटेड रहना है, कुछ नया अगर आता रहता है और साथ में आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करेक्ट रहना चाहिए। और आपको अगर कोई भी और चीज़ अ, की रिक्वायरमेंट है, कोई भी आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, कोई भी आपको
सोर्स से रेफ़र करना है तो आप हमेशा यूपीएससी की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उससे रेफ़र करिए। मैंने यहाँ पे जो कुछ भी दिया है, मैंने सारा यूपीएससी के एफएक्यू से उठाया है। तो इनफैक्ट जो मैं अभी आपको सर्टिफ़िकेट्स दिखाने वाला हूँ, वो भी यूपीएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट से उठाया है। तो आप एक बार आप खुद भी जाके वहाँ पे ये चीज़ रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ अलग-अलग सर्टिफ़िकेट्स, परफ़ॉर्मास और उसमें इश्यूएंस अथॉरिटी भी आपको दिख जाएगी कि आपको किससे इश्यू करवाना है। उससे बिलो का अगर ऑफ़िसर होगा तो आपका फ़ॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये है एससी-एसटी का। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अथॉरिटीज़ नीचे दी हुई हैं। तो डीएम, एडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, तो ये सारे फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स, मैजिस्ट्रेट्स और जैसे कि आप तहसील में कराएँगे तो रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तो तहसीलदार से नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए। तो ऐसे डिफरेंट दिए हैं और ये आपका जो है सर्टिफिकेट इस तरह से कुछ दिखेगा। तो ये आपको फिल करवाना है, जो भी स्टार मार्क्ड है, जो एप्लीकेबल नहीं है उसको आप डिलीट करवा देना। सेम जो है आपका ये अ, ओबीसी के लिए है, परफॉर्मा। तो ये चीज़ें हो गई हमें फॉर्म के बारे में, कुछ निटिग्रिटीज़ हमने देख ली। तो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। आई थिंक आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।